आइए शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। भारत के भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है गंगा नदी तंत्र। कैसे जो है गंगा नदी पर्वतों से निकलकर मैदानी भागों में जाती है और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलान करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। सबसे पहले कुछ हिमनद हैं जहां से गंगा नदी निकलेगी। तो पूरे गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर गंगोत्री या गोमुख से क्या गंगा नदी निकलती है या भागीरथी नदी निकलती है। तो इसी गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रेट हिमालय में जो अपने हिमनद हैं सभी हिमनदों को बारीकी से समझ लिया जाए, तभी गंगा नदी तंत्र आसानी से आपके समझ आएगा। देखिए, यदि हम जो है हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत को भी उत्तर से दक्षिण तक 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका ट्रांस हिमालय, जहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। उसके बाद ग्रेट हिमालय जो है, उसी ग्रेट हिमालय में कुछ हिमनद हैं, कुछ ग्लेशियर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक हिमनद की, जिसे बंदर पूंछ हिमनद के नाम से जाना जाता है। बंदर पूंछ हिमनद एक ग्लेशियर है, एक बर्फ का पहाड़ है, जहाँ से मैदानी भागों में एक नदी प्रवाहित होगी। उसी नदी को यमुना नदी कहा जाएगा। जी हाँ, यमुना नदी बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए गंगा की सहायक नदियों को समझना बहुत आवश्यक है। तो गंगा नदी को भी समझेंगे, पहले कुछ सहायक नदियां हैं उनको समझते हैं। यमुना नदी बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है, ग्रेट हिमालय के उत्तराखंड के क्षेत्र से निकलती है। और इसी यमुना नदी में पर्वतों में ही एक नदी जो है आकर मिलान करती है, जिसको टोंस नदी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? टोंस नदी। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से हमने समझना है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। यदि बात करें आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, यमुना नदी को पुराणों में कालिंदी के नाम से जाना गया है। कालिंदी कालिंद पर्वत से निकली हुई, कालिंद पर्वत से निकली हुई जो नदी है वो यमुना कहलाती है। यमुना को सूर्य सुता कहा जाता है, अर्थात सूर्य की पुत्री कहा जाता है। यही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपने ध्यान रखने हैं। और सूर्य का पर्यायवाची होता है अर्क, अर्क जा मतलब सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। सूर्य की पुत्री किसको कहा जाता है? यमुना। देखिए, यमुना कालिंद पर्वत से निकली है, इसलिए उसे कालिंदी कहा गया, सूर्य सुता कहा गया, सूर्य की पुत्री कहा गया, रवि तनिया कहा गया। और सबसे अच्छी जो है उपाधि अर्कजा भी जो है किसका जो है पर्यायवाची है? वो यमुना का ही पर्यायवाची है। यमुना की जो है पहाड़ी क्षेत्रों में एक सहायक नदी है जो टोंस कहलाती है। जो क्या कहलाती है? टोंस। उसके बाद का जो हिमनद आपको दिखाई दे रहा है, बर्फ का जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये गंगोत्री है। गंगोत्री या गोमुख जो हिमनद है, वहाँ से जो नदी निकलेगी उसे भागीरथी कहा जाएगा। जी हाँ, गंगोत्री और गोमुख जो है आसपास के हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं। उससे जो नदी प्रवाहित होगी मैदानी क्षेत्रों में, उसी को भागीरथी कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? भागीरथी। आखिर ये गंगा नाम कहाँ जो है नामकरण दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, मगर गंगोत्री और गोमुख से जो नदी निकलेगी उसे भागीरथी ही कहा जाएगा। उसके बाद हमने समझना है कि भागीरथी पर टिहरी बांध भी है। भागीरथी एक छोटी नदी से मिलान करती है जिसे बिलांगना कहा जाता है। जब भागीरथी का और बिलांगना का संबंध आपस में होता है तब वहीं पर एक बांध बनता है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इसी को टिहरी बांध कहा जाता है। बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो आपने ध्यान रखना है भागीरथी और भिलांगना। जी हाँ, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर ही जो बांध है उसे टिहरी बांध कहा जाता है। उसे कहा जाता है टिहरी बांध। उसके बाद यदि बात करें एक ग्लेशियर जिसे केदारनाथ, देखिए केदारनाथ जो धाम है एक बहुत पवित्र धाम माना जाता है। केदारनाथ धाम में के पास ही एक झील है जिसमें कुछ सालों पहले त्रासदी आई थी। उसी झील को चोराबाड़ी झील कहा जाता है। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। चोराबाड़ी झील कहाँ है? केदारनाथ में है। और केदारनाथ के पास जो हिमनद है, बर्फ का पहाड़ है, वहाँ से मंद मंद बहती हुई एक नदी प्रवाहित होगी जिसे मंदाकिनी कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? मंदाकिनी। आखिर कहाँ से प्रवाहित होगी? ये केदारनाथ से प्रवाहित होगी और केदारनाथ में ही चोराबाड़ी झील है। उसके बाद जो हिमनद है सतोपंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा
में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सतोपंथ हिमनद कहाँ है, तो सतोपंथ हिमनद बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ जो धाम है उसी के उत्तर में आपको सतोपंथ हिमनद दिखाई देगा, और वहाँ से हिमनद से जो पानी जो है स्रावित होगा उसी को अलकनंदा का पानी कहा जाएगा। जी हाँ, अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से निकलती है। यदि बात करें मंदाकिनी की, वो केदारनाथ धाम से निकलती है। यदि बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी गंगोत्री या कहीं गोमुख से निकलती है। और यदि बात करें बंदरपूंछ ग्लेशियर से कौन सी नदी प्रवाहित होगी, तो उसी को कालिंदी कहा जाएगा, क्योंकि बंदरपूंछ ग्लेशियर जो है बर्फ का जो पहाड़ है, पहले पुराणों में इसे कालिंद पर्वत भी कहा जाता था। जी हाँ, कालिंद पर्वत कहा जाता था, इसलिए यहाँ से जो नदी प्रवाहित होगी उसे ही कालिंदी कहा जाएगा। और इसे ही सूर्य की पुत्री भी कहा जाएगा। रवि, तनिया, अर्कजा किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के ही पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं कि अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से निकली है, सतोपंथ हिमनद से निकली है, उस अलकनंदा नदी पर ही 5 प्रयाग हैं, जिसे पंच प्रयाग कहा जाता है उत्तराखंड में। अलकनंदा पर देखिए प्रयाग होता है संगम, जहाँ 2 नदी मिलती हैं उसे ही प्रयाग कहा जाता है। 2 नदी मिलती हैं, 3 नदी मिलती हैं, 4 नदी मिलती हैं, तो वहाँ पर जो संगम बनता है नदियों का उसे ही प्रयाग कहा जाता है। और उत्तराखंड में बहुत मान्यता है प्रयागों की, पंच प्रयागों की। एक बहुत प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल माने जाते हैं। तो अलकनंदा, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझे, अलकनंदा में जो है सबसे पहले जो नदी मिलती है उसे धौली गंगा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धौली गंगा। बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, धौली गंगा जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलान करती है वही स्थान विष्णु प्रयाग कहलाता है। वही स्थान क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। देखिए, पंच प्रयाग अलकनंदा पर हैं। पंच प्रयाग किस नदी पर हैं? अलकनंदा पर हैं। और सबसे पहले जो प्रयाग बनता है वो धौली गंगा के द्वारा बनाया जाता है। धौली गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना है। धौली गंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी है। ये भी जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो धौली गंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी है, जिसने सबसे पहला प्रयाग बनाया है। और प्रयाग बनाया है किस नाम से? विष्णु प्रयाग के नाम से। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों से एक नदी आकर और मिलती है अलकनंदा से, उसी नदी को बड़े ध्यान समझें नंदाकिनी कहा जाता है। उस नदी को नंदाकिनी, नंदाकिनी। देखिए, एक नदी मंदाकिनी पड़ी और ये है नंदाकिनी। जहाँ ये मिलान करेगी आपका अलकनंदा से, वही जो प्रयाग बनेगा उसे नंद प्रयाग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है। उसके बाद एक जो है नदी और जो है प्रवाहित होती है पहाड़ी क्षेत्रों से, वो भी अलकनंदा में मिलती है और बहुत महत्वपूर्ण प्रयाग बनाएगी, जिसे पिंडार नदी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पिंडार नदी। ये नदी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। पिंडार नदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो पिंडार नदी का जब संगम होता है अलकनंदा से, बड़े ध्यान समझें, पिंडार नदी का जब संगम होगा अलकनंदा से, तो वही जो प्रयाग बनेगा उसे ही कर्ण प्रयाग कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। अब तक हमने 3 संगमों को समझा है। अब इन 3 संगम जो है प्रयागों को बड़े ध्यान समझें। हमने विष्णु प्रयाग को समझा है, जो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन से हुआ है। हमने नंद प्रयाग को समझा है, जो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से हुआ है। देखिए, प्रयाग में जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी प्रयाग हो वहाँ पर अलकनंदा तो होगी ही। उत्तराखंड के 5 प्रयाग में अलकनंदा तो होगी ही। ऐसे ही पिंडार नदी के द्वारा अलकनंदा के मिलान से जो प्रयाग बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और कर्ण प्रयाग तो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। जी हाँ, कर्ण प्रयाग बनता है। देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिए रुद्रप्रयाग हाल ही में पूछा गया था। रुद्रप्रयाग भी हाल ही में पूछा गया था। जब नदी आगे जो है प्रवाहित होगी तो अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होगी। आगे जो नदी प्रवाहित होगी किसके नाम से प्रवाहित होगी? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से ही जब नदी रुद्रप्रयाग में जाएगी, अलकनंदा के नाम से ही जब नदी, क्योंकि पानी जो है अलकनंदा में ही अधिक है। जी हाँ, ये तो सहायक नदियां हैं अलकनंदा की। जब अलकनंदा आगे की ओर प्रवाहित होगी तो यह नदी रुद्रप्रयाग में जाती हुई दिखाई देगी। रुद्रप्रयाग एक ऐसा प्रयाग है जहाँ
केदारनाथ से आने वाली नदी का संगम होगा, बद्रीनाथ से आने वाली नदी का संगम होगा। देखिए रुद्रप्रयाग एक ऐसा प्रयाग है, केदारनाथ से आने वाली नदी और बद्रीनाथ से आने वाली नदी दोनों मिलती हैं। जैसे बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदारनाथ से मंदाकिनी का संगम होता है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग का संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से केदारनाथ से आने वाली नदी अर्थात मंदाकिनी मिलेगी और बद्रीनाथ से आने वाली नदी अर्थात अलकनंदा मिलेगी। उसके बाद जो है नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी रुद्रप्रयाग के बाद, क्योंकि आप दिखाई भी दे रहा होगा कि अलकनंदा में ज़्यादा पानी है, तो अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे प्रवाहित होगी। और जब यह नदी देवप्रयाग में जाएगी, जी हाँ, जब यह अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जाएगी तभी इसे गंगोत्री गोमुख से आती हुई भागीरथी दिखाई देगी। जी हाँ, भागीरथी दिखाई देगी। देवप्रयाग एक ऐसा प्रयाग है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जहाँ अलकनंदा का संगम होता है। और इसी संगम के बाद जो नदी बनती है उसे ही गंगा कहा जाता है। देखिए गंगा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर गंगा कैसे जो है बनती है और गंगा नामकरण कहाँ होता है? गंगोत्री गोमुख में गंगा नहीं कहा जाता है, वहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। ये गंगा के पर्यायवाची हैं। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, अलकनंदा भी गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा को गंगा का नामकरण कहाँ दिया? वो दिया आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद गंगा जो नदी है ऋषिकेश से होती हुई, हरिद्वार से होती हुई बहती है। तो अब गंगा के पर्यायवाची को यदि समझें, गंगा को त्रिपथगा कहा गया है। आखिर 3 पथ का निर्माण करने वाली त्रिपथगा किसे कहा गया है? गंगा को कहा गया है। बड़े ध्यान समझें, इसे ही जाह्नवी कहा गया है, इसे ही जाह्नवी कहा गया है। और विष्णु के पैरों से निकलने वाली पवित्र नदी विष्णुपदी कहा गया है। जैसे सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री यमुना को कहा गया है, कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी वो भी यमुना को कहा गया है। ऐसे ही विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकलने वाली एक पवित्र नदी गंगा को कहा गया है। जाह्नवी इसे ही कहा गया है, सुरसरी इसे ही कहा गया है। और त्रिपथगा 3 पथों का निर्माण करने वाली किसे कहा गया है? गंगा को कहा गया है। तो गंगा के पर्यायवाची भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जाह्नवी बहुत पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में कि जाह्नवी, त्रिपथगा और विष्णुपदी किसके पर्यायवाची हैं? तो आपने ध्यान रखना है किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो उम्मीद है आपने सारा कॉन्सेप्ट वर्तमान में अभी समझ में आया होगा। अब गंगा मैदानी भागों में जाएगी, उत्तर प्रदेश में किन नदियों से मिलेगी उनको भी समझेंगे। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि आगे जो है गंगा का जो पूरा तंत्र हम समझेंगे। जब तक गंगा सुंदरवन का डेल्टा नहीं बना लेती तब तक जो है संयम आपने बरतना है, एक एक पॉइंट को हमने समझना है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए गंगा नदी तंत्र का, जो उत्तराखंड में जो है देवप्रयाग तक जो बनी है गंगा नदी। उसके बाद समझेंगे अब उत्तराखंड से जो है कैसे गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में आएगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई कैसे गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाएगी। तो सारा जो है संपूर्ण तंत्र हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी देखिए ऋषिकेश और जो है देवप्रयाग के बाद हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क, देखिए ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, राजाजी नेशनल पार्क आखिर कहाँ है? तो ये ऋषिकेश में है। तो ऋषिकेश के राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से निकलती है आपका गंगा नदी, जिसे त्रिपथगा या जाह्नवी कहा जाता है। तो राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से निकलकर ये ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र से प्रवेश करती है। जी हाँ, यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और हरदोई कन्नौज से निकल कर, देखिए पहले गंगा के मार्ग को समझे एक बार। बिजनौर से जो है होती हुई, हरदोई कन्नौज से होती हुई, कानपुर नगर से होती हुई यही गंगा नदी प्रयागराज तक पहुंचती है। उसके बाद यही गंगा नदी वाराणसी से होती हुई यूपी के उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया से होती हुई यही गंगा नदी बिहार के पटना, भागलपुर में चली जाती है। तो पहले गंगा नदी को बहुत विस्तार पूर्वक समझते हैं कि गंगा नदी आखिर कहाँ जो है एंट्री लगाती है। तो यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है, हरदोई कन्नौज से गुजरती है,
कानपुर नगर से निकलती है, प्रयागराज से निकलती है, वाराणसी से निकलती है और यूपी के सबसे पूर्वी जिले बलिया से निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती है, जहां पटना और भागलपुर जो है प्रमुख शहर गंगा नदी पर ही बसे हैं। किस नदी पर बसे हैं? गंगा नदी पर। तो यदि बात करते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क से निकली है, तो राजाजी से निकली है और राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऋषिकेश में है। उसके बाद गंगा में मैदानी भागों में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैदानी भागों में सबसे पहले मिलन होगा रामगंगा का। गंगा की सहायक नदी मैदानी भागों में बहुत पूछी जाती है। क्या धौली गंगा है? नहीं, धौली गंगा तो हमने अलकनंदा की पढ़ा था। रामगंगा मैदानी भागों में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसका संगम होता है कहाँ, उसकी भी बारे में पढ़ेंगे। पहले रामगंगा को थोड़ा समझते हैं। देखिए, भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जो नैनीताल में है, जो कहाँ पर है? नैनीताल। तो जिम कॉर्बेट के मध्य से निकलेगी रामगंगा, दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। जो इसकी पर्वत श्रृंखला है उत्तराखंड में, उसी का नाम है दूधा टोली पर्वत श्रृंखला। बहुत ही खास है कि दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है जो मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, उसी का नाम है रामगंगा, राम की ही गंगा। तो रामगंगा दूधा टोली पर्वत श्रेणी से निकलेगी। उसके बाद रामगंगा पर ही कालागढ़ बांध का निर्माण होगा। उत्तराखंड में ही रामगंगा पर कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है। और जब ये रामगंगा बिजनौर, रामपुर, बरेली से, जी हाँ, रामपुर और बरेली बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में कि बरेली और रामपुर किस नदी के तट पर बसे हैं, तो आपने ध्यान रखना है ये रामगंगा नदी के तट पर बसे हैं। और जब हरदोई कन्नौज के पास जाकर इनका मिलन होता है, आखिर किस नदी से? तो गंगा नदी से इसका मिलन होता है। मैदानी भागों में गंगा की सहायक नदी पूछी जाए तो ध्यान रखना है पहली सहायक नदी है रामगंगा। पहली सहायक नदी है रामगंगा, जिस पर रामपुर बसा है, बरेली बसा है। एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है बरेली, तो बरेली रामगंगा नदी के तट पर बसा है। उसके बाद जो है पीलीभीत का क्षेत्र आता है। पीलीभीत में एक झील है जिसे फूलर कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध झील है फूलर पीलीभीत की। और पीलीभीत से गोमती नदी प्रवाहित होगी। पीलीभीत से कौन सी नदी प्रवाहित होगी? गोमती नदी प्रवाहित होगी। बड़े ध्यान समझें पहले, पीलीभीत से गोमती नदी प्रवाहित होगी। इसी गोमती नदी पर लखनऊ बसा है। जी हाँ, लखनऊ यूपी की राजधानी गोमती नदी पर है। गोमती नदी पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है और यही गोमती नदी वाराणसी के पास, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें, यही गोमती नदी वाराणसी के पास आखिर जिस नदी से मिलती है उसी नदी का नाम है गंगा। तो वाराणसी के पास यदि पूछा जाए कि किस नदी का संगम है, तो वाराणसी के पास गोमती और गंगा का संगम है। वाराणसी के पास गोमती और गंगा का संगम है। तो दूसरी सहायक नदी की यदि बात करें तो आपने ध्यान रखना है वो गोमती नदी है जो गंगा में मिलन करती है। तो इस ओर की सारी नदियां देखेंगे जैसे परीक्षा में पूछी जाती हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली नदी और दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है जो गंगा में मिल रही हैं। पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी कहाँ से निकली है वो भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेपाल से कुछ नदियां बहकर, नेपाल से कुछ नदियां बहकर। देखिए पीलीभीत के आगे जितने भी जिले हैं, चाहे लखीमपुर खीरी है, चाहे श्रावस्ती है, बहराइच, बलरामपुर, जितने भी क्षेत्र हैं आपके, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ से कुछ नदियाँ प्रवाहित होंगी और यूपी में प्रवेश करेंगी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी। तो ध्यानपूर्वक एक एक नदी को हम समझते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है गंगा नदी तंत्र की नदियाँ। यदि गंगा नदी तंत्र हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो किसी भी परीक्षा में 102% आपका बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। गंगा नदी तंत्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं काली नदी, शारदा नदी को समझते हैं जो मिलाम हिमनद से निकलती है। देखिए जो हिमनद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल का मिलाम हिमनद एक ग्लेशियर है जिससे काली नदी निकलेगी, शारदा नदी निकलेगी, जिससे काली या शारदा नदी निकलेगी। तो ये जो है लखीमपुर खीरी से होती हुई, देखिए बड़े ध्यान समझें, काली और शारदा लखीमपुर खीरी से बहती हुई
आपका ये बहराइच तक जाएगी और बहराइच में एक घाट है जिसे बहराम घाट कहा जाता है। बहराम घाट में मिलन होगा इस नदी का, पहले ये समझें। अब इसका मिलन किस नदी से होगा? मापचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी प्रवाहित होगी, जिसे करनाली कहा जाता है, जिसे सरयू कहा जाता है, जिसे करनाली या सरयू कहा जाता है। मापचा चुंग हिमनद से घाघरा नदी या करनाली या सरयू प्रवाहित होगी। उसके बाद बहराइच से, जी हाँ, बहराइच से होती हुई बहराम घाट तक पहुंचेगी, जहां बहराम घाट में उसका मिलन काली या शारदा से होगा। बहराम घाट में किसका संगम है? यदि परीक्षा में पूछा जाए, शारदा जिसे काली कहा जाता है और करनाली का संगम है जिसे घाघरा या सरयू कहा जाता है। इसी बहराम घाट के संगम के आगे, बहराम घाट के संगम के आगे जब ये नदी जाएगी तो इसे सरयू के नाम से ही जाना जाएगा, इसे सरयू के नाम से ही जाना जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या एक पवित्र नगरी, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो सभी जानते हैं कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है, पहले घाघरा नदी था, इसी को जो है सरयू नदी नाम दिया है। एक बहुत जो है पवित्र स्थान है अयोध्या नगरी। तो आपकी जो अयोध्या नगरी है, आपने ध्यान रखना है, वो सरयू नदी पर बसी है, सरयू नदी पर बसी है आपका अयोध्या। देखिए, जब आपका गोरखपुर के क्षेत्र से इसी नदी में, सरयू में एक नदी और मिलेगी। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर किसकी नदी के तट पर है? राप्ती। तो राप्ती नदी भी किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती नदी भी सरयू की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की दो सहायक नदी हमने पढ़ी हैं अभी, काली शारदा, और राप्ती जो गोरखपुर से बहकर आएगी वो भी जो है किसकी सहायक नदी है? वो भी आपका सरयू या घाघरा की सहायक नदी है। तो ये घाघरा भी बिहार के पास, जी हाँ, बिहार के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। बिहार के पास किस में जाकर मिल जाती है? गंगा में जाकर मिल जाती है। तो घाघरा, करनाली या सरयू कहें। देखिए, गोमती के बाद, बड़े ध्यान समझें, गोमती के बाद घाघरा नदी का मिलन होगा गंगा में। गोमती के बाद किसका मिलन होगा? घाघरा नदी का मिलन होगा, गंगा में होगा। बलिया के इस ओर होगा, अर्थात कहें बिहार की सीमा में होगा। किसकी सीमा में होगा? बिहार की। उसके बाद यदि समझे तो नेपाल के क्षेत्र से ही गंडक नदी प्रवाहित होगी। अब इसे बहुत ध्यान समझें, गंडक नदी को शालिग्रामी कहा गया। नेपाल में पूछा जाता है ये प्रश्न परीक्षा में कि नेपाल में शालिग्रामी किस नदी को कहा जाता है। यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। यदि आप ध्यानपूर्वक पूरे लेक्चर को समझेंगे, किसी भी प्रैक्टिस सेट को निकालिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मिलाम हिमनद से निकलने वाली नदी पूछी जाती है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पूछी जाती है। ये दोनों नदियाँ जो है किस हिमनद से निकलती हैं, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी से जो है रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम होगा, आपका कोई परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो वहाँ पर ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही गंडक नदी जो है वो भी नेपाल से निकली है, जिसे शालिग्रामी कहा जाता है, और मैदानी भागों में इसे नारायणी कहा जाता है। जी हाँ, यूपी के पास के जो क्षेत्र हैं, या कहें बिहार की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहीं पर इसे नारायणी कहा गया है। तो गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, ये क्रम आप मत भूलना। उसके बाद गंडक नदी जो है गंगा में संगम करेगी, बिहार के में ही संगम करेगी, और केवल जो है महाराजगंज, जी हाँ, महाराजगंज जिले के पास से होकर जो है ये गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी किसे मिल जाती है? गंगा में, जिसे शालिग्रामी और नारायणी नाम दिया गया है। उसके बाद यदि हम समझें तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी जिसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है गोसाई थान पर्वत से निकलेगी, जो माउंट एवरेस्ट के पास का जो पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के जो पास का पर्वत है जो है हिमनद है, ग्लेशियर है, जिससे गोसाई थान कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी है, अच्छी बात है, परीक्षा में पूछा जाता है, मगर इससे भी अच्छा प्रश्न ये है कि माउंट एवरेस्ट के पास से कौन सी नदी निकलकर गंगा में मिल जाती है। हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट के पास से कौन सी नदी निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो उसी को कोसी कहा जाता है, और जहाँ से निकलती है उस क्षेत्र का नाम है गोसाई थान। उस क्षेत्र का नाम क्या है? गोसाई थान है। तो गंगा में जो है कोसी नदी मिलेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली,
देखिए बिहार के बाद जो क्षेत्र आएगा वो पश्चिम बंगाल का आएगा, और सबसे लास्ट जो है इस ओर से, जी हाँ बाईं ओर से सबसे अंतिम में जो नदी मिलती है उसी को महानंदा कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है? महानंदा। तो महानंदा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाईं ओर से जो नदी मिलती है सबसे पहले गंगा में रामगंगा मिलती है। गंगा में कौन सी मिलती है? रामगंगा। और सबसे अंतिम छोर पर आपने ध्यान रखना है जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाएगी उसे ही कहा गया है महानंदा। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि महानंदा किसकी सहायक नदी है तो आपने ध्यान रखना है ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो चलिए सभी जो है एक बार जो है बाईं ओर से जो नदी मिली है उनके क्रम को समझें। रामगंगा, गोमती नदी, उसके बाद घाघरा या सरयू नदी, उसके बाद गंडक, कोशी, और सबसे अंतिम है महानंदा। सबसे अंतिम कौन सी है? महानंदा। कई बार जो है महानंदा को हम मिस कर देते हैं और परीक्षा में ये ही नदी पूछ ली जाती है कि महानंदा किन राज्यों से बहती है और गंगा में कहाँ मिलती है। तो गंगा में जो है पश्चिम बंगाल के पास गंगा में मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। ये है आपका महानंदा। तो चलिए जो है अब दाईं ओर से जो कुछ नदियाँ मिलती हैं उसकी यदि बात कर लें तो दाईं ओर से यदि नदी की बात करें तो ध्यान रखना है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी यदि बात करें तो यमुना नदी जो है पर्वतों से निकलकर, यमुना नदी पर्वतों से निकलकर जिसे कालिंदी कहा गया है, यूपी के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र की सीमा के पास से बहती हुई, जी हाँ सहारनपुर जो है जैसे गंगा नदी ने प्रवेश किया था बिजनौर के क्षेत्र में, ऐसे ही यमुना नदी प्रवेश करेगी सहारनपुर के क्षेत्र में। तो यमुना नदी देखिए सहारनपुर, और इधर का जो क्षेत्र है ये शामली है, सबसे पश्चिम जिला कहलाता है शामली। तो शामली, सहारनपुर, इधर ये हरियाणा बॉर्डर है, इधर ये हरियाणा बॉर्डर है। तो सहारनपुर, शामली, इधर बड़ौत बागपत और अलीगढ़ के क्षेत्र से शामली, इधर बड़ौत बागपत और किसके क्षेत्र से? ये अलीगढ़ के क्षेत्र से बहती हुई मथुरा में प्रवेश कर जाती है, मथुरा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद मथुरा, आगरा, इटावा, मथुरा, आगरा, इटावा से होती हुई ये हमीरपुर जालौन से निकलती हुई यही नदी प्रयागराज तक जाती है। यमुना नदी कहाँ तक जाती है? प्रयागराज। यमुना को आप कालिंदी कहिए तो और अच्छा होगा, इसे अर्कजा कहिए तो और बेहतर होगा, रवि तनिया कहें, सूर्य सुता कहें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि ये इसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो यही यमुना नदी, यही कालिंदी नदी बड़ौत बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर जालौन से होती हुई यही प्रयागराज में संगम बना लेती है। तो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, बहुत महत्वपूर्ण संगम है। तो यमुना नदी, ध्यान रखिए यमुना नदी दाईं ओर से जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद दक्षिण के क्षेत्र से एक नदी और जो है गंगा में मिलती है, आपका अमरकंटक पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर, देखिए प्रश्न समझना कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जो गंगा में जा मिलती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर। तो देखिए अमरकंटक जो शिखर है, अमरकंटक शिखर से निकलकर एक नदी जो है सोनभद्र से होती हुई, उसी नदी को सोन नाम दिया गया है। उसी नदी को क्या नाम दिया गया है? सोन। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से निकलकर ये नदी पटना में गंगा से जा मिलती है, ये नदी पटना में गंगा से जा मिलती है। इस नदी का अपना ही महत्व है क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर केवल एक ही नदी गंगा में जा मिलती है, इसलिए इसका अपना ही एक महत्व है। तो उसे ही सोन नदी कहा गया है, उसे ही क्या कहा गया है? सोन नदी कहा गया है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि आखिर कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है। देखिए अमरकंटक वही स्थान है, अमरकंटक वही स्थान है जिससे नर्मदा भी निकलेगी, जिससे नर्मदा भी निकलेगी, नर्मदा इस ओर प्रवाहित होगी। और अमरकंटक वही स्थान है, अमरकंटक वही स्थान है जिससे महानदी निकलेगी, जी हाँ जिससे महानदी निकलेगी। और अमरकंटक वही स्थान है जिससे सोन नदी निकलेगी, और सोन नदी पटना के पास जाकर गंगा में मिलेगी। पटना के पास जाकर किसे मिलेगी? गंगा में। तो एक बात और ध्यान रखना है कि पटना भी गंगा नदी पर है,
भागलपुर, भागलपुर भी किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। तो उम्मीद है आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत ध्यानपूर्वक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गंगा नदी तंत्र में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना ही जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए गंगा नदी तंत्र का। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कोई भी आपका एग्जाम होगा, यहाँ से 1-2% आपको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा नदी तंत्र। तो आइए जो है गंगा नदी को, अब बिहार के बाद गंगा नदी कैसे प्रवाहित होगी, चलिए उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर ये गंगा नदी है। उसके बाद यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमा से होती हुई, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से बहती हुई ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए ये क्षेत्र है बांग्लादेश का, इधर का जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का है। और इसी गंगा नदी की भी बात करें, देखिए आपका मानसरोवर झील के पास से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई ये जो आ रही है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये है आपका कौन सी? ब्रह्मपुत्र। देखिए ये नदी जो हमने पढ़ी है अभी, ये है ब्रह्मपुत्र। और ये नदी है, इधर की जो नदी है उसी नदी का नाम है गंगा। उसी नदी का नाम क्या है? गंगा। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होने वाला है बांग्लादेश में। मगर पहले एक बात और बड़े विशेष तरीके से समझें कि गंगा नदी पर फरक्का बांध है। इस बांध को कहीं पर आप अवश्य नोट करें क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। एक बार और समझें कि फरक्का बांध किस नदी पर है? तो ये फरक्का जो बांध है ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। पहले जो बांग्लादेश में बाढ़ बहुत आती थी, तो उस बाढ़ से बचने के लिए एक फरक्का बांध बनाया गया पश्चिम बंगाल में, और वो है आपका गंगा नदी पर। तो फरक्का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फरक्का बांध किस पर है? गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। देखिए यहाँ से पश्चिम बंगाल से आपने ध्यान रखना है, एक नदी जो है गंगा में से निकलकर उसकी शाखा नदी है, उसकी शाखा नदी है हुगली। शाखा, देखिए सहायक क्या है? मान ले कोई नदी प्रवाहित हो रही है, यदि पीछे से कोई आकर नदी मिले तो उसे सहायक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सहायक। और यदि इसी मेन रिवर में से कोई नदी इस ओर प्रवाहित होगी, देखिए एक शाखा इस ओर प्रवाहित होगी और ये आगे चली गई गंगा, तो यदि इसमें से एक शाखा निकली है तो हुगली क्या है? गंगा की शाखा नदी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये क्या है? शाखा नदी है, उसी में से प्रवाहित होती है। तो हुगली तो पश्चिम बंगाल में बहती है। उसके बाद गंगा फरक्का डैम बनाकर ये चली जाती है बांग्लादेश में। और जहाँ गंगा को, ये बात सभी जानते हैं कि जहाँ गंगा को गंगा नाम नहीं दिया गया, पद्मा कहा गया कहाँ? बांग्लादेश में। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहा गया, इसे जमुना कहा गया। कहाँ कहा गया? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा गया, गंगा को पद्मा कहा गया। और इन्हीं दोनों के मिलन से आपका जो नदी बनती है उसे मेघना कहा गया। उस नदी को क्या कहा गया? मेघना। तो बड़े ध्यान समझिए, देखिए मेघना कहाँ बहती है? मेघना बांग्लादेश में बहती है। जो संयुक्त धारा है, किसकी संयुक्त धारा है? पद्मा की और जमुना की, या कहें गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा ही मेघना कहलाती है। इसी के द्वारा ही एक सुंदर वन के डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदर वन का डेल्टा ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। एक विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। मिट्टी का ढेर समझिए, सारी मिट्टी लाई हुई जो है ये बंगाली खाड़ी के पास छोड़ देती हैं ये दो बड़ी नदियाँ, या कहें बाद में कौन सी नदी? मेघना नदी। तो इसी डेल्टा पर कौन से वन पाए जाते हैं? इसी डेल्टा पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए गंगा नदी तंत्र को जब तक बंगाली खाड़ी में गंगा नदी ने अपना पानी नहीं छोड़ा, तब तक हमने गंगा नदी तंत्र को समझते रहे। हमने शुरुआत की थी गंगोत्री गोमुख से, जब भागीरथी के रूप में गंगा नदी निकली थी। और सबसे अंतिम जो नाम है वो है पद्मा। और पद्मा के बाद भी कोई नाम बनता है, वो बनता है मेघना। जी हाँ, मेघना नदी भी गंगा नदी का पानी समाये हुए है। तो सबसे अंतिम नाम यदि कहें तो उसे मेघना ही कहा जाएगा गंगा नदी का। और सबसे शुरुआत का जो नाम कहें उसे भागीरथी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? भागीरथी। एक बार देखिए, जितना भी लेक्चर है, पूरा लेक्चर, ये सारे पर्सन इसी लेक्चर में से आने वाले हैं।
कहीं कोई किताब अलग से कोई पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को बहुत ध्यान से समझें और कोई रफ कॉपी पर अपने नोट्स अवश्य बनाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद है आपने जो है सारी वीडियो समझ आई होगी। तो कृपया करके किसी न किसी ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।